नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू के लिए खतरे की घंटी बज गई है। और न केवल नीतीश कुमार के लिए, चंद्रबाबू नायडू के लिए, बल्कि उन तमाम नेताओं के लिए जो मुसलमानों के वोट के सहारे अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, उन सब के लिए खतरे की घंटी बज गई है। लेकिन नीतीश के लिए और चिराग पासवान के लिए ये खतरे की घंटी इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि बिहार के अंदर चुनाव है और बिहार के अंदर चुनाव में अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। और ऐसे में अब नीतीश कुमार को यह कितना बड़ा नुकसान होगा। क्या बीजेपी नीतीश कुमार के साथ में मिलकर के अंदर खाने जानबूझ करके चाहती है कि मुसलमान नीतीश का बॉयकॉट करें? क्या बीजेपी के अंदर खाने की कोई राजनीति है जिसके सहारे पूरा गेम सेट किया जा रहा है? क्या हिंदू वोटों को बड़े पैमाने पर ध्रुवीकरण करने के लिए कई सारे मुस्लिम संगठनों से यह बहिष्कार करवाया जा रहा है? या वाकई मुसलमान ये समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार अब किसी काम के नहीं हैं और बिहार के 17% मुसलमान अगर एकमुश्त बीजेपी और नीतीश कुमार इन दोनों को छोड़ दें तो सीधे तौर पर महागठबंधन की, तेजस्वी यादव की, कांग्रेस की सरकार बन जाएगी और बीजेपी और नीतीश कुमार को अकल ठिकाने आ जाएगी। उनको पता चल जाएगा उनकी हैसियत क्या है। हुआ दरअसल यह है कि आज नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी दे रहे हैं। बिहार में यह रिवाज रहा है, नीतीश कुमार लगातार वो इफ्तार पार्टी हर साल देते रहे हैं। पिछले सालों की भी इफ्तार पार्टी की फोटो मैं आपको दिखाऊंगा जब वो लाल किला अपने पीछे बैकग्राउंड में लगवा करके इफ्तार पार्टी देते थे। उनकी नजरें दिल्ली पर थी, लेकिन इंडिया गठबंधन में दाल नहीं गली और वो बिहार में टिक गए। लेकिन अब क्या बिहार से भी उनकी विदाई हो जाएगी? सवाल इस बात का भी है। खैर, 7 मुस्लिम संगठन हैं जिन्होंने बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। खबर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। वक्फ कानून पर मुस्लिम संगठनों ने किया नीतीश कुमार, चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू के इफ्तार का बहिष्कार। अरशद मदनी ने इन नेताओं के कार्यक्रम से दूरी बनाने की अपील की। सरकार से विरोध को लेकर के अब एनडीए नेताओं के इफ्तार और ईद मिलन का भी बहिष्कार करेंगे। सर्वोच्च मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा हिंद ने चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान जैसे एनडीए नेताओं के ईद मिलन और इफ्तार का बहिष्कार कर दिया है। तो ये जो है नीतीश कुमार के लिए कितना बड़ा नुकसान होगा अपने आप में समझने वाली बात है। लेकिन कुल मिलाकर के 7 संगठन बताए जा रहे हैं, जिसमें जमीयत उलेमा हिंद है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, खानकी रहमानी है, इमारत सरिया, जमाते इस्लामी, जमाते अहले हदीस, खानका मुजिबिया, ये 7 संगठन बताए जा रहे हैं जिन संगठनों ने विरोध और जिन संगठनों ने खुले तौर पर कह दिया है कि हम नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में नहीं जाएंगे। अब जरा कुछ ये तस्वीरें देखिए आप। ये तस्वीरें निकल करके सामने आई है नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी की। बहुत इंतजार किया जा रहा था, कैमरे लगा करके देखा जा रहा था कि कौन कौन नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में पहुंचता है। और ये खबर कल से ही जो है वो चर्चा में थी, लेकिन मैंने इस खबर पर चर्चा इसीलिए नहीं की, इस खबर पर बात इसीलिए नहीं की क्योंकि कम से कम पहले एक बार तस्वीर साफ तो हो जाए। बहुत बार दर्शकों की शिकायत रहती कि कुछ हो नहीं रहा है और बस केवल खबरें ही आ रही है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, एक भी बड़ा मुस्लिम संगठन इस बहिष्कार के बावजूद नहीं पहुंचा वहां पर। मतलब नीतीश कुमार ने बहुत कोशिशें की थी कि किसी न किसी प्रकार से कुछ लोगों को बुला लिया जाए या कुछ संगठन के नेताओं को बुला लिया जाए और एक मैसेज ये नहीं जाए कि नीतीश कुमार से मुसलमान दूर हो गए, क्योंकि इसका नुकसान बड़ा है। इसका नुकसान यह है कि अगर मुसलमान एकमुश्त दूर हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि दलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा वो भी अगर छोड़ करके चला गया तो सीधे तौर पर 30-40% वोट जो है वो एक तरफ चला जाएगा। 30-40% वोट एक तरफ चला जाना, इसका मतलब आप समझ रहे हैं इसका सियासी नुकसान क्या हो सकता है। कुछ तस्वीरें आप देखिए। नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी के अंदर हर कोई खुश है, हर कोई मुख्यमंत्री से मिलकर के उसके चेहरे पर खुशी झलक रही है। लेकिन नीतीश कुमार के होठ, नीतीश कुमार का चेहरा, नीतीश कुमार के हाव भाव वो सब कुछ बयां कर रहे हैं किस तरीके से अंदर ही अंदर वो लग रहे हैं कि जाड़ पीस रहे हैं, अपने दांत पीसने का काम कर रहे हैं नीतीश कुमार। तो ये जो तस्वीर है, जिस तस्वीर में हर कोई खुश है सिवाय नीतीश कुमार के, क्या वाकई नीतीश कुमार इस बात को समझ रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाना वाकई बहुत महंगा पड़ने वाला है?
और वक्फ बिल को लेकर के जिस तरीके से मुसलमानों का विरोध लगातार बढ़ रहा है, दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, क्या इस सबको नजरअंदाज करना नीतीश को बहुत भारी पड़ने वाला है? जरा एक तस्वीर देखिए आप, ये 2023 के इफ्तार पार्टी की तस्वीर है। नीतीश कुमार ने उस वक्त में इफ्तार पार्टी दी थी और उस वक्त में इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार शामिल हुए और पीछे लाल किला आप देख रहे हैं। एक वक्त में जब इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे नीतीश कुमार, तो अपने पीछे लाल किला लगवा करके वो इफ्तार पार्टी में शामिल होते थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मुसलमान अगर साथ दे तो नीतीश कुमार लाल किले पर जाकर के झंडा फहराते। आखिरकार नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी कोई बहुत अलग अलग थोड़ी ना है। नरेंद्र मोदी भी ऐसे ही 2013 में अपने पीछे लाल किला लगवा करके भाषण देते थे और नीतीश कुमार भी वही काम कर रहे थे कि अगर पिछड़ा अति पिछड़ा ओबीसी बहुजन और उसके साथ में मुसलमानों का वोट मिल जाए, उनका साथ मिल जाए तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाए। एक वो वक्त था और एक आज का वक्त जब नीतीश कुमार के चेहरे की हंसी चली गई और अब सीधे तौर पर लड़ाई जो है वो आमने सामने की। ये तस्वीर आप देखिए, नीतीश कुमार एक तरफ है, एक चेहरा नीतीश कुमार है और दूसरा चेहरा तेजस्वी यादव है। मुसलमान किसके चेहरे के साथ में जाएंगे, मुसलमान किसके साथ में जाएगा, बिहार का यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल हो जाता है कि आखिरकार 17% मुसलमान है जो कि कुल आबादी 13 करोड़ का एक बड़ा हिस्सा है और यह मुसलमान आखिरकार किसके साथ में जाएगा बिहार के अंदर। और अगर सीटों के लिहाज से बात करें तो भी करीब करीब 40-50 सीटें ऐसी है जिस पर मुसलमान वोट निर्णायक है। 40-50 सीटों का मतलब आप समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है। अब बीजेपी का कुछ गणित मैं आपको बताऊं कि बीजेपी क्या कुछ इसमें अंदर खाने खेल तो नहीं खेल रही है जिसकी भनक धीरे धीरे सामने आ रही है। क्या बीजेपी चाहती है कि वाकई मुसलमान नीतीश का विरोध करें? क्या वाकई ऐसा है? ये समझने वाली बात है, उस पर मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कैसे मुसलमानों का साथ नीतीश को जरूरी है और अगर मुसलमानों का साथ नहीं मिला तो नीतीश को बड़ा नुकसान हो सकता है। बिहार में 2023 में जो बिहार सरकार की जातिगत जनगणना थी उसके अनुसार मुसलमानों की आबादी 17.7% है और जो कुल जनसंख्या का 13 करोड़ का एक बड़ा हिस्सा है यह माना जा रहा है। अब यह आंकड़ा मुसलमानों की बिहार की राजनीति को एक प्रभावशाली समुदाय बनाता है, मतलब इसके बिना गुजारा है नहीं। खास करके उन विधानसभा क्षेत्र जहां पर 20% से अधिक मुसलमानों की आबादी है, 243 कुल सीटों में से 40 से 50 सीटें ऐसी है जहां पर मुसलमानों की संख्या, मुसलमानों की तादाद 20% से ऊपर है। 40 से 50 सीटें ऐसी हैं, 40 सीटें ऐसी है जिस पर पूरी तरह से मुसलमान वोट ही हार और जीत वो तय करते हैं। और इफ्तार पार्टी को अगर बात करें तो इफ्तार पार्टी का अब विरोध जिस तरीके से हुआ है, इसमें नीतीश कुमार कोशिश करेंगे कि कुछ न कुछ मुसलमानों को मनाने की, रिझाने की कोशिश की जाए, लेकिन बीजेपी उसमें कितना बड़ा अड़ंगा लगाएगी ये भी देखने वाली बात है। अगर वोटिंग पैटर्न की मैं बात करूं, यह समझना जरूरी है कि वोटिंग पैटर्न मुसलमानों का कब कब किस तरफ रहा है। तो पिछले चुनाव में अगर बात करें 2015 में, 2015 के अंदर विधानसभा चुनाव में महागठबंधन जिसमें जेडीयू भी थी, आरजेडी और कांग्रेस, मुसलमानों का बड़ा समर्थन मिला। मतलब जब कांग्रेस में भी साथ में थी, आरजेडी भी साथ में थी और जेडीयू नीतीश कुमार भी साथ थे, तो मुसलमान सारे एक तरफा चले गए थे, जिसकी वजह से नीतीश कुमार की जीत हुई थी। और उस समय पर मुस्लिम वोटों का लगभग 69% हिस्सा इस गठबंधन को मिला था। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट आरजेडी, राजद, आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन की ओर झुका, लगभग 89%, जब एनडीए के साथ में नीतीश कुमार थे। ये 2019 के लोकसभा चुनाव की बात मैं बता रहा हूं। अगर एमवाई समीकरण की बात करें, यादव और मुसलमान समीकरण की बात करें, तो यादव मुसलमान समीकरण में बिहार में 14% यादव समुदाय के लोग हैं। मुस्लिम वोट अगर मिला लें 17% ये मिला लें तो मोटे तौर पर 30% से ज्यादा का वोट जो यहां पर हो जाता है। और 30% का वोट जो है वो आरजेडी के लिए अपने आप में उनको सबसे बड़ी पार्टी बनाने में अभी तक तो बहुत बड़ी भूमिका अदा उसने की है। मुस्लिम वोटों का अगर बात करें तो क्षेत्रीय क्षेत्र के हिसाब से सीमांचल के क्षेत्र में, किशनगंज में, कटिहार में, अररिया में मुसलमान 40 से 60% तक उनकी आबादी है। और यहां पर नीतीश कुमार के खिलाफ एकजुटता
वो एनडीए के लिए एक बड़ी जो है वो चुनौती बन सकती है। 2020 में एमआईएम ने जो है वो किशनगंज के इलाके में वहां पर कुछ सीटें जीती थी, तो वहां पर मुसलमानों के वोटों का जरूर बंटवारा हुआ, बाकी जगह पर मुसलमानों के वोटों का बंटवारा नहीं हुआ था। तो ये मुसलमानों का जो वोट है 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को, अब ये समझने वाली बात है, बड़ी बात है, 2020 में एनडीए को 37.3% वोट मिले थे, जबकि महागठबंधन को 32.2% वोट मिला था। मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा महागठबंधन को गया, लेकिन बंटवारा और ओवैसी की एंट्री से एनडीए को फायदा हो गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 54% मुसलमानों के वोट मिले, जबकि जेडीयू का योगदान उसमें 21% था। 54 में से 21% वो जेडीयू नीतीश कुमार की वजह से था। तो कुल मिलाकर के अगर ये समझें कि नीतीश कुमार जो इस वक्त में अपनी सियासी लड़ाई, आखिरी सियासी लड़ाई, वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, और अगर ऐसी लड़ाई के अंदर अगर मुसलमान उनके साथ में नहीं होंगे तो नीतीश कुमार युद्ध शुरू होने से पहले ही हार चुके होंगे। अब नीतीश कुमार को देखना है कि वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के वो क्या कुछ करते हैं, और उससे भी बड़ी बात यह है कि मुसलमानों का जो भरोसा नीतीश कुमार ने खोया है उसको क्या वो वापसी प्राप्त कर सकते हैं। क्या तेजस्वी यादव अब वाकई एक बड़े छत्रप के तौर पर उभर करके सामने आएंगे? और इसमें एक एंगल जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था कि क्या बीजेपी चाहती है कि ये विरोध हो, और बीजेपी चाहती है कि खबरें निकल करके सामने आए ताकि हिंदुओं का वोट जो है वो सारा का सारा फिर एकमुश्त हो जाए। मतलब मुसलमानों का वोट आरजेडी की तरफ जा रहा है, कांग्रेस की तरफ जा रहा है, ये मान लिया जाए, और बाकी हिंदू वोट वो नीतीश कुमार की तरफ, बीजेपी की तरफ जाए। क्या वाकई इतने बड़े लेवल पर बिहार में ध्रुवीकरण हो सकता है? अगर बिहार की राजनीति को देखें तो बिहार में ऐसा नहीं है कि ध्रुवीकरण नहीं हुआ हो, लेकिन इतना ध्रुवीकरण हो जाए ये भी दिखाई नहीं देता है। तो बहरहाल अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है, बहुत कुछ देखना बाकी है, लेकिन फिलहाल जो झटका नीतीश कुमार को लगता हुआ दिखाई दे रहा है ये 440 वोट के करंट से कम तो नहीं है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।